आज है 4 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला योटा D1, ये इंडिया का दूसरा और नॉर्थ इंडिया में पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है जो कि ग्रेटर नोएडा में खोला गया। ठीक है। उसके बाद है पानामारम हेरोनरी। ये पानामारम नदी है, उसका जो सैंड बैंक है, ठीक है, उस पर बना है केरला में। और यहाँ पे जो वाटर बर्ड्स के कुछ स्पीशीज़ हैं उनका ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है। उसके बाद पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ये नवंबर 3 2022 में मनाया गया। उसके बाद है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया। इसमें अलग अलग लेवल पर मतलब स्टेट्स को रखा गया कि कहाँ पे स्कूल्स की कितनी अच्छी व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, उस हिसाब से। तो लेवल 1 पे कोई भी स्टेट नहीं है। लेवल 2 पर 7 स्टेट हैं: केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर में, उसका इनिशिएटिव था। एक तरह का सिस्टम है जिसके थ्रू ये स्कूल के डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से। ठीक है। इसमें अभी इसकी रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था वो बढ़ा है, मतलब अच्छा हुआ है प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है। 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में बढ़ा है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये बढ़कर 57.6% हुआ है। पीपल टीचर रेशियो, मतलब जिसको स्टूडेंट टीचर रेशियो कहते हैं, ये प्राइमरी पर 26 है और अपर प्राइमरी पर 19 है, सेकेंडरी पर 18 है और हायर सेकेंडरी पर 27 है। ठीक है। जो कि एक इम्प्रूवमेंट है 2018-19 की तुलना में। ठीक है। और करीब 12.29 करोड़ गर्ल्स ने क्या कहते हैं एनरोलमेंट किया था प्राइमरी से हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया कि 2020-21 में करीब 20,000 स्कूल बंद हुए थे, ठीक है, पूरे देश भर में। और जो टीचर की संख्या थी वो 1.95% गिरी थी, मतलब इतने टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ी थी। और ये भी बताया गया कि 44.85% स्कूल ही ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी है और 34% है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है। 27% स्कूल ऐसे थे जहाँ स्पेशल टॉयलेट था स्पेशल नीड बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, ये अपॉइंट किया जाएगा हर पुलिस स्टेशन में, जो कि बच्चों से डील करेंगे, बच्चों से रिलेटेड केसेस को डील करेंगे। ठीक है। मतलब अगर चाहे वो बच्चा विक्टिम हो या परपेट्रेटर हो, दोनों ही केसेस में वो पुलिस ऑफिसर उनसे बात करेगा। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था 2015 में, उसमें एक प्रोविज़न था कि हर स्टेशन में कम से कम एक पुलिस ऑफिसर हो जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक का हो, ये मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का हो, वो हर स्टेशन में होना चाहिए। फिर है कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो कोर्डिसिस मिलिटरीज और गोल्ड साल्ट से बनाए गए हैं ड्रग डिलीवरी के लिए। ठीक है। इनका इस्तेमाल करके ह्यूमन बॉडी में जो ड्रग डिलीवरी वो फास्टर और श्योरर होगी। कोर्डिसिस मिलिटरीज जो है वो एक पैरासाइट फंगस है जो कि मतलब इन लोगों ने लैब में बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। इसमें कई सारे यूनिवर्सिटी ने मतलब और भी इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था इसको बनाने में। इसको अभी पेटेंट कराया गया है, जर्मनी में पेटेंट कराया गया है। ठीक है। और इस जो गोल्ड साल्ट होता है वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि मेडिसिन में अक्सर यूज़ होता है। और ये जो कोर्डिसिप्स है ये हिमालयन ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है सेना एस्पेक्टिबिलिस। ये एक एक्जॉटिक ट्री है जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अभी देखने को मिला है, काफ़ी फैला हुआ है। ठीक है। मतलब वहाँ इसकी तादाद बढ़ रही है क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पेसीज़ है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ मतलब ऑर्नामेंटल स्पेसीज की तरह, मतलब देखने में अच्छा लगता है, इसके पीले पीले फूल होते हैं और इसके फायरवुड की वजह से। ये स्पेशीज़ ओरिजिनली है साउथ और सेंट्रल अमेरिका की। ठीक है। इसको लाया गया था फायरवुड की वजह से, लेकिन अब ये वहाँ पे फैल रही है बहुत तेज़ी से। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ये जो ट्राई जंक्शन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, वहाँ पर है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में घोषित किया गया था। फिर कन्विक्टेड लेजिस्लेचर का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है असेंबली से। जो सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें बताया गया है कि कब जो है लेजिस्लेटर जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे अगर उन पर कोई केस होता है। ठीक है। उसमें एक कैटेगरी है कि अगर वो कन्विक्शन हो जाता है तो भी उनका 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ डिस्क्वालीफाई का मतलब है कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है।
उसमें 2 केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उन केसेस के अंदर फाइन पड़ जाता है, तो जिस दिन से कन्विक्शन होगा उस दिन से फाइन मतलब उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वो आज उसको फाइन पड़ा है तो आज से लेकर अगले 6 साल तक वो बैन है। अगर उसमें उसको सज़ा भी मिलती है, कुछ साल की सज़ा मिलती है, तो जब वो उस साल उतने साल की सज़ा काट लेगा उसके बाद 6 साल वो जोड़े जाएंगे, ठीक है। मतलब सज़ा प्लस 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई का यहाँ मतलब है कि वो उतने साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा कोई भी, ठीक है। और इसमें कई सारे केसेस हैं, ठीक है। जैसे अगर जो कोई स्पीच ऐसी देता है कि 2 ग्रुप में अगर लड़ाई हो, ठीक है, या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे ऐसी बात कहता है, ठीक है, या कोई इलेक्टोरल ऑफेंस करता है, या कोई रेप केस हो, या वुमेन के खिलाफ क्रूअल्टी हो, मतलब किसी आदमी के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा, ठीक है। और जो सिविल राइट एक्ट के तहत जो भी मतलब अगर कोई ऑफेंस करता है तो कस्टम्स एक्ट के तहत, या यूएपीए के उसमें हो, ठीक है, या सती, करप्शन, टेररिज्म, इन सब से रिलेटेड, या इवन अगर नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करता है, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कन्विक्टेड है इन सब केसों में, ठीक है। चाहे उसको सज़ा मिली हो, मतलब चाहे उसको सज़ा मिली हो या फाइन पड़ा हो, ठीक है, इन दोनों ही केस में वो उसको 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगा। अगर सज़ा मिली है कुछ साल के लिए तो वो साल जोड़ने के बाद फिर उसमें 6 साल जोड़े जाएंगे, ठीक है। और कुछ अलग जो केसेस, कैटेगरी के केसेस हैं उसमें मतलब अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। वैसे नहीं होगा, मतलब अगर 2 साल से कम की सज़ा है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये 2 तरीके से हटाए जा सकते हैं। अगर मतलब बिना वो टाइम पीरियड कंप्लीट किए, वो 6 साल का जो डिस्क्वालिफिकेशन उसको कंप्लीट किए बिना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटा सकती है। उसके बाद है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1971 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर बनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य वही था कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, और मतलब इंसान को नेचर के साथ कैसे हार्मनी में रहना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड था ये। और इसमें अभी देखा जाए तो करीब 738 साइट हैं 134 कंट्रीज़ में, ठीक है। इवन इंडिया में भी 12 हैं, और श्रीलंका में 4 हैं, 3 मालदीव्स में हैं। और इसमें कई सारे जो हैं वो मतलब ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं, ठीक है। मैप की बात करें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और इसका उद्देश्य वही था कि जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। उसमें से 12 जो हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो यूनेस्को का है उसमें शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में डिक्लेयर हुआ था वो 1996 में हुआ था, और सबसे आखिरी में पन्ना जो 2011 में डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। इसमें से कई सारे हैं जो मतलब वही 12 हैं जो मैप के अंदर में हैं। इनके अलग अलग लोकेशन है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैथ्स के कॉलम में आ जाता है ये प्रीलिम्स में, ठीक है। और ये वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया, ठीक है। इनके साथ इनका ईयर लिखा गया कि किस साल इनको शामिल किया गया उस प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में शामिल किया गया था, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।